हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बीपी फाइनेंशियल कैंडल्स। और आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जय जगन्नाथ सभी को। और आज हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे रिलेटेड टू इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स। और इसी के थ्रू हम लोग थोड़ा सा लर्न करना बहुत ज़रूरी है अभी के डेट में, क्योंकि हम लोग कोई टिप्स देते नहीं हैं। हम लोग को समझना होगा कि और सेबी के तरफ से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तरफ से हम लोग को और क्या सीखने को मिल सकता है। तो मैंने उन्हीं का ही पीपीटी खोला है आज, और उसी के थ्रू ही हम लोग आज समझेंगे कि व्हाट विल बी द गुड फॉर द मार्केट इवेंचुअली फॉर द रिटेलर्स। सो डिस्क्लेमर में है इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है ये 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेबी के गाइडेंस में जो प्रेजेंटेशन है इसमें दिया गया है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें सिक्योरिटीज मार्केट्स, MIIs, introduction to primary and secondary market, prerequisite and due diligence for buying and selling shares in security market, rights of shareholder, introduction to mutual fund do's and don'ts, information help desk, investors grievance, everything. Right? So first, Security and Exchange Board of India के थ्रू से थ्री की मैंडेट्स रहता है जो कि प्रोटेक्शन से भी क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, promote development सिक्योरिटीज़ इन मार्केट, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। मेजर वर्क क्या करती है, ये इम्प्रूवमेंट करती है मार्केट डिज़ाइन और रेगुलेशन की, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जो आ रही है उसके बारे में भी, और एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी भी रखती है। नेक्स्ट है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट स्ट्रक्चर कैसी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सेबी रेगुलेटर्स हैं, सेबी रेगुलेटर्स की तरफ से आपको यहाँ पे जो है स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरीज एंड कंपनीज, यानी कि यहाँ पे आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर, आपको पता है ज़ीरोधा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, यहाँ पे दैट इज़ CCIL जो कि सेटलमेंट ऑफ ट्रेडर्स करती है। डिपॉजिटरीज जो कि अपॉइंट करती है एजेंट को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DPs जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपॉइंट्स, सेबी ने अपॉइंट किया HDFC में, ठीक है, और उसके माध्यम से आपने एक डीमैट अकाउंट खोला, सो दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिटरीज। कंपनीज में जैसे अदर इंटरमीडिएटरीज लाइक मर्चेंट्स, बैंकर्स, RTAs का मतलब है कि रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। तो ये सब है सेमी डेरिवेटिव्स में। रिक्विजिट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स में सेविंग बैंक अकाउंट को रखा गया है। सेविंग बैंक अकाउंट में के थ्रू से आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं जो कि बाई और सेल सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं। और फिर डीमैट अकाउंट है जहाँ पे आप बाई करने के बाद आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, ठीक है। फिर बाइंग सेलिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जब आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है, दैट इज़ प्रूफ मांगती है, दैट इज़ पैन अकाउंट, बैंक अकाउंट, जिसके आधार पे आपको डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हो। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, तो ये सबसे मेन है, बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। सो प्राइमरी मार्केट मीन्स फॉर एग्जांपल इन लेमन वर्ड्स दैट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और सेकेंडरी मार्केटिंग यानी कि मार्केट यानी कि NSE एंड BSE, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, एंड आपका BSE, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या है कि डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हो उसको, और सभी को पता ही है इसके बारे में, फिर भी आप इसको स्टडी इज़ द की, राइट। सो मार्केटिंग, प्राइमरी मार्केट के थ्रू में टाइप्स ऑफ पब्लिक इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपको इशूअर्स में पब्लिक इशू, राइट इश्यूज, बोनस इशू, प्राइवेट एंड प्लेसमेंट्स आपको मिलती है, यानी कि IPO, फिर FPO में फ्रेश इशूज़ होती है, बहुत लोगों को मिलती है IPO में लिस्टिंग के लिए, या फिर मिलती भी नहीं है। देन FPO भी इट्स द सेम। FPO में हम लोग देखे थे अभी रिसेंटली, आइडिया का एक एग्जांपल है जहाँ पे प्राइस बैंड मिला था आपको 10 रुपये से 11 रुपये के लिए ईच स्टॉक के लिए। फिर बोनस इशू होती है, तो ये सब के लिए आपको ये अगर शेयर लेते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाता है। ड्यू डिलिजेंस में आपको
बेसिकली व्हाट क्वेश्चन टू आस्क बिफोर इन्वेस्टिंग ये बताया जाता है कि इस द कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है कि नहीं, वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, क्वार्टरली ईयरली, क्या ये प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं, इज द कंपनी एबल टू रिपेट इट्स डिबेट और नॉट, इज द कंपनीज पोजिशनिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि नहीं कंप्लीट टू पीयर्स, ठीक है ना, अपने और भी जो सेम सेक्टर के और भी लोग हैं उससे और कंटेंडर बढ़िया है कि नहीं है, ये आपको बताया जाता है। हाउ टू अप्लाई फॉर पब्लिक इशू, 3 in 1 अकाउंट, हम लोग तो बेसिकली हम लोग रिटेलर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जहाँ पे हम लोग अप्लाई इन IPO थ्रू 3 अकाउंट्स करते हैं, डीमैट, ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट, तो यही मेन है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी जब ऑफलाइन और ऑनलाइन की मोड में बहुत लोग पहले के ज़माने में जो है वो डीमैट अकाउंट को भर के फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, फिर उसके बाद वहाँ पे फॉर्म भरते थे, फिर बैंक हो जाती थी, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हुआ करती थी पहले। राइट्स ऑफ अ शेयर होल्डर, पार्ट ओन्ड ऑफ अ कंपनी, सभी को पता है। राइट टू रिसीव कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड व्हेनेवर डिक्लेयर्ड, ये आप लोग को मेल या SMS के थ्रू मिल जाती है। राइट टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट जो आएगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोटिसेस, इवन दो नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग। राइट टू अटेंड कंपनी मीटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। राइट ऑफ अ शेयर होल्डर्स, राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू द बोर्ड डायरेक्टर्स, आपके मेल में भी आती है, अब वो पूछ सकते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट द कंपनी स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स बाय एप्लीकेबल लॉ, और टू रेज ग्रीवेंस, आप डायरेक्टली सेबी की वेबसाइट पे जाके भी आप डाउट पूछ सकते हैं। रीसेंट सेबी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होती हैं, सेबी को कैसे पता चलता है कि ये ठीक है और इस कंपनी के ऊपर हम लोग कोई डाउट नहीं पूछेंगे, वो है आपका EKYC प्लेज्ड है कि नहीं, DPPI। अब DPPI का मतलब है कि इट अलाउज एक्चुअली ब्रोकर और DP टू सेल देयर शेयर्स फ्रॉम डीमैट अकाउंट, आपने TP आपने सुना होगा, तो दैट इज़ दैट। और प्लेज्ड यानी कि आप बहुत लोग होते हैं कि जैसे गिरवी रख के कुछ उसके पार्शली पेमेंट करना, आप आपके ही शेयर है उसको कहीं गिरवी रख के, है ना, आप जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले के ज़माने में होते थे कि सोने को कहीं पे डिपॉजिट करके फिर उसके बाद आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता था, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर इंक्लूडिंग इन दिस। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे प्रोटेक्शन मेजर्स करती हैं सेबी के द्वारा। नाउ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड क्या है, ये बेसिकली इन्वेस्टर फिर वो पैसा लेती है, फिर पुल देयर मनी विथ, चाहे वो जो भी है, इन्वेस्टर्स फिर फंड मैनेजर के पास जाती है, फिर वो इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ में, फिर वो जनरेट करती है रिटर्न, वो 5 साल के लिए रखे आपकी, 4 साल के लिए, ये आपके ऊपर है। वो रिटर्न्स के बाद वो फिर बैक टू जाती है वो इन्वेस्टर्स के पास। ओके, सो नेक्स्ट है फिर वाई म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में वो तो आप सभी को पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लेकिन वाई, बहुत लोग होते हैं कि जो शेयर मार्केट में हमेशा अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं या फिर रिटर्न पोटेंशियल्स देखते हैं, उसके थ्रू ही वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि लिक्विडिटी में कितनी लिक्विडिटी है, क्या वो 10 लाख लगानी है कि 10,000 की 10 रुपये, इट डिपेंड्स। फिर टैक्स एडवांटेज में भी क्या बेनिफिट्स मिलती है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू, फिर इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके कारण वो म्यूचुअल फंड में वो निवेश करते हैं। फिर मेजर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मेजर्स ऑफ सेबी में म्यूचुअल फंड में क्लासिफिकेशंस हैं, क्या वो इक्विटी मार्केट में जाएंगे, क्या वो डेप्ट स्कीम में जाएंगे, या सो फर्स्ट क्या वो इक्विटी में जाएंगे या डेप्ट में या हाइब्रिड स्कीम, फिर या सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम या फिर अदर। उसी तरीके से फिर प्रोडक्ट्स लेबलिंग में क्या वो मॉडरेट प्रिंसिपल में जाएंगे या फिर लो प्रिंसिपल, लो हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो जाना चाहेंगे कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर चार्टर। अब इसके थ्रू जो है
लोग ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ये जो पब्लिश हुई है ये नवंबर 2021 को हुई है, और यहाँ पे की एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टर चार्टर यही है कि वो डूज एंड डोंट्स फॉर द इन्वेस्टर ये रेगुलेट करना है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टर्स, सारी चीज़ें को देखते हुए वही इनका मेन चीज़ है अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और उन्हीं का ही पीपीटी हमने अभी खोल के अभी हम लोग वही देख रहे हैं। इन्वेस्टर चार्टर का काम किस किस पे ज़्यादा फोकस करती है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिट डीपीज, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंक, आई गेस everything. Do's and don'ts for the buying and selling in shares. ओके, मैंने आपको बताया था टू रिसीव अ ईमेल, एसएमएस अलर्ट्स, सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग को ईमेल में ही आती है। एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स, beware of your rights and responsibilities, read SEBI's investors charters, which contains the right and responsibilities of investors, take informed decision and do proper due diligence while investing, deal only with SEBI registered intermediaries, and caution agent unsolicited investment टिप्स पे नहीं जाना है, सभी के रजिस्टर्ड इमीडिएटरीज पे ही लोगों से ही बात करनी है, और आपको उन्हीं का ही ट्रेड लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, ये ग्रीवियंस और एड्रेस कर सकते हैं सेबी को। हाउ टू बाई एंड सेल शेयर इन सिक्योरिटी मार्केट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको, डीमेट अकाउंट आपको खोलनी होगी, चाहे वो जो भी बैंक आपके पास हो, HDFC में है या ICICI में है, जिसके थ्रू भी है आप वो कर सकते हैं, या फिर आप अपना ब्रोकर चुन सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को आपको भरना होगा। ये आजकल तो ऑनलाइन में भी आपको आप इसको एक्टिव कर सकते हो, विद इन 7 days ये एक्टिव हो जाती है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट्स, जो नहीं खोले हैं वो आप खोल सकते हो। नॉमिनेशन आजकल ये बहुत मैंडेटरी हो चुकी है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो अपना रेफर नहीं भरते हैं, और जिसके कारण फिर सेटलमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है, और जो नॉमिनी है वो करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा है तो मेरी मम्मी के नाम पे है, या मेरी वाइफ के नाम पे है, मेरी बहन के नाम पे है, मेरे पापा के नाम पे, किसी के नाम पे भी वो कर सकते हैं नॉमिनी। देन डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें आप जब खरीदते हैं एक ट्रेड, और उस ट्रेड के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। मोड ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर टू द ट्रेड, ये आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। सो विज़िट, आप या तो विज़िट कीजिए ब्रोकर के ऑफिस में, फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरोधा है तो ज़ीरोधा के ऊपर आप जाइए, वहाँ से आप प्लेस ऑर्डर कीजिए, या तो ट्रेड वाया फ़ोन कॉल भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको सर्टेन सारी चीज़ें बतानी होगी कि इस टाइम पे कौन से कौन से प्राइस में आपको जानी है, ये सारी चीज़ें हैं। थ्रू ईमेल के थ्रू भी आप बोल सकते हो, ब्रोकर्स वेबसाइट, या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको तभी मिलती है जब आप लेते हैं, तो उसमें एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन दैट। व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन, वहाँ पे डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन रहती है, डेट, टाइम, प्राइस, क्वांटिटी, ट्रेड आईडी एक्सेट्रा, वेरियस चार्जेस एक्सेट्रा। हाउ टू रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट, विद इन 24 आवर्स आपको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये आप फिज़िकली आप लेना चाहेंगे तो जाके ले सकते हैं, या फिर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको ईमेल आईडी में, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेज दिया जाता है। हाउ टू सेटल बाई एंड सेल ट्रेड्स, जब आप खरीदते हो कुछ भी चीज़ें, और कुछ भी ट्रेड के बाद, खरीदने के बाद वो तो डायरेक्टली शो करती है, पर जब वो सेल करना चाहते हैं, T+1 इवेंट्स, ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे, आज आपने ट्रेड किया, ट्रेड के बाद जो एक दिन होता है, एक दिन आपको पूरी लगेगी, और उसके बाद परसों को आपको बाइंग है, सेलिंग है, जितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस है वो आपको सब कुछ कट के आपके अकाउंट में वो शो करेगा, ब्रोकर के अकाउंट में, ठीक है।
सो दीज आर द थिंग्स जो कि मैंडेटरी है। ये सब चीज़ें आप लोग को बताया नहीं जाता है, आप लोग को ये सब पता होनी चाहिए। बेसिकली आरटीए क्या है, डिपॉजिटरीज क्या है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है, ठीक है। इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिडर्सल, अगर फिर भी अगर कोई ब्रोकर से भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप लिख के भेज सकते हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज में फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन, डीमैट अकाउंट, व्हाट इज़ प्लेस्ड, प्लेस्ड के बारे में मैंने बता चुका है आपको। सो ये आप देख सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको CDSL और NSDSL के थ्रू न्यूमेरिक कैरेक्टर या कोड मिलती है आपको, उसी कोड के थ्रू ही जनरेट होती हैं सारी चीज़ें। इक्विटी शेयर, ये आपका BSDA है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। कभी कभार आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो कटती है, तो ये उसी के बारे में ही लिखा गया है। डेब्ट सिक्योरिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स, और इक्विटी शेयर्स जो भी शेयर्स आपके हाथ में हैं जो आप देख पाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, सर्विस ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरीज, डीमेटराइज्ड यानी कि डीमैट जो कि फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करता है, और डीमैट यानी कि जो आपको इट्स अ रिवर्स ऑफ अ डीमैट, ठीक है। ट्रांसफर सिक्योरिटीज, चेंज ऑफ बेनिफिशियल और ओनरशिप, सेटलमेंट एंड मेनी मोर थिंग। प्लेज, मैंने जैसे आपको बताया, इन्वेस्टर वांट टू बोरो फंड्स और पे मार्जिन। अगर आपके पास शेयर है, आप उसको गिरवी रख के अगर आप कुछ और उसको पेमेंट, किसी का क्रेडिट को पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ प्लेज्ड, 100% प्लेज्ड, यानी कि उस शेयर में आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही टफ है और कोई लेना नहीं चाहते हैं। Okay friends, if you liked our video and the channel, please subscribe our channel.